का 89 स्वदेश पर आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में अभिषेक सतवर्तम और मेरी सहयोगी मानसी दवे भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बाजार में कल की पूरी तेजी आज ना सिर्फ हवा हुई है बल्कि नीचे के लेवल भी हमने देखे हैं। निफ्टी ने तोड़ दिया है आज 24,000 का स्तर। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आप देखिए 56,000 के स्तर को तोड़ के आज निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा था। थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से है लेकिन अभी भी जो गिरावट है वो 900 अंकों से ज्यादा की है। तो कल हमने ये देखा था ब्रीफली 57,000 के पार निफ्टी बैंक गया था, लेकिन उस स्तर से 1000 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। और निफ्टी की जो गिरावट है वो 300 अंकों से ज्यादा की है। 23,950 के आसपास आप देखेंगे कि इंडेक्स संघर्ष करता हुआ दिखेगा। बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में चारों तरफ भारी बिकवाली है। और बैंकिंग फाइनेंशियल के अलावा एक और खेमा जिसमें हम परसों प्रॉब्लम देख रहे थे वो है ऑटोज का, क्योंकि आप देखेंगे एमएनएम, आयशर, मारुति, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे शेयर निफ्टी के हैं टॉप लूजर। तो बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या ये जो गिरावट आज आई है ये तेजी की नई पोजीशन लेने का मौका है, या फिर बाजार में इंडेक्स को आप छोड़ दें? जो खबरों वाले शेयर हैं, जहां पर अच्छे ट्रिगर्स हैं, जहां पर अच्छे टेलविंड्स हैं, उन पर आप फोकस करके चलें। अगले 1.5 घंटे में इसी पर हम करेंगे खास चर्चा। क्या कोई चर्चा होने वाली है? शो में क्या होगा एक झलक आपके सामने रख देते हैं, फिर हम शो में आगे बढ़ेंगे। तो 2:05 पर एफएनओ मार्केट के जो क्यूज हैं उस पर हम करेंगे खास फोकस। 2:10 पर अपने एक्सपर्ट से जानेंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। 3 बजे मार्केट एट 3 यानी कि बाजार में अब तक क्या हुआ सुबह से लेकर अब तक, उसका एक लेखा जोखा लेकर आएंगे। 3:10 पर बीटीएसटी और एससीबीटी के ट्रेड्स होंगे और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो पूरा का पूरा शो रोज की तरह काफी ज्यादा कसा हुआ है, एक्शन पैक्ड है और हम शो में आपको सिलसिलेवार ढंग से आगे लेकर चलेंगे। लेकिन चलिए फटाफट ये देख लेते हैं कि आज की जो बड़ी बातें हैं बाजार की वो इस वक्त क्या हैं। तो बाजार है दिन के निचले स्तर के आसपास। आप देखिए निफ्टी की जो गिरावट है वो 300 अंकों से ज्यादा की है और 23,950 के आसपास आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की गिरावट 950 अंकों की हो गई है। 56,000 के नीचे आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी बैंक के सारे शेयर आज भी हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी गिरावट है वो है एक्सिस बैंक में 3.5% ये शेयर टूट गया। और हमारे एक्सपर्ट्स को जुड़े थे शो में पहले, उन्होंने 1230 रुपए के टारगेट के लिए आपको शॉर्ट के रिकमेंडेशन भी इसमें दी थी। इसके अलावा ऑटो शेयर, फाइनेंस शेयर, ये भी ज्यादा आज के सत्र में आपको टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वहां पर आप देखिए काफी ज्यादा पिटाई हो रही है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है, करीब 3.25% के आसपास की नरमी है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन की बात करें तो कल भी दौड़ा था हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर। आईटी कंपनी ये है, थोड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन कल इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस को रिवाइज किया था अपवर्ड्स और उसके चलते ने देखा था कि 17% का उछाल आया था। और आप शेयर देखिए आज भी 6% ऊपर है। दिन के ऊपरी स्तरों से ये भी नीचा है, लेकिन एक्शन बड़ा तगड़ा है। और इसके अलावा अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एचजी इंफ्रा का शेयर आप देखेंगे कि 13% चढ़ गया है इंट्राडे में। 401 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला था और उसके चलते आ रही है इसमें तगड़ी बाइंग। लेकिन इन सभी के साथ इंडिया विक्स पर नजर रखिए। 10% का उछाल इंडिया विक्स में है और 20 के ऊपर फिर से इंडिया विक्स चला गया है। तो एक चिंता वहां से भी बाजार के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और क्रूड तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि $90 के आसपास का है ही। लेकिन बाजार में और एक्शन कहां पर हो रहा है, मानसी के पास है पूरे विस्तृत लिस्ट, डिटेल जरा समझते हैं कि स्टॉक्स में क्या हो रहा है। मानसी बताइए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, भारतीय बाजार में हम देख रहे हैं कि कल की जो तेजी थी वो हवा जरूर हुई है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स और स्पेसिफिक स्पेसेस हैं, सेगमेंट्स हैं जहां पर मूव्स नजर भी आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त गिरावट भी काफी बड़े सेक्टर्स में है, जैसे कि ऑटो सेक्टर से ही शुरुआत करना चाहेंगे। ऑटो क्षेत्र की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल में गिरावट का रुझान आज है। और एक खबर आई है, महाराष्ट्र के नए ऑटो रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है, जिससे 3 व्हीलर कंपनियां जो हैं, लिस्टेड प्लेयर्स, वहां पर बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। लाइक्स ऑफ बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एमएनएम, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि 3 से 4% तक टूटे हैं। आपको बता दें बजाज ऑटो के कुल 3 व्हीलर बिक्री जो है उसमें महाराष्ट्र स्टेट का इन इटसेल्फ जो हिस्सा है वो 17% का है।
तो ये खबर आना इन थ्री व्हीलर स्टॉक्स के लिए एक कंसर्न जरूर साबित हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, स्क्रिप्ट्स में आज बिकवाली देखने को मिली है। निजी बैंक क्षेत्र में भी आज गिरावट जरूर हाथ लगी है। एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं आज गिरावट का रुझान और बिकवाली का दबाव जो है वो कायम है। इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक बाजार की ही तरह, इंडिसेस की ही तरह सेक्टर्स भी जो हैं वो मानो दिशाहीन ही नजर आ रहे हैं। फार्मा हर रोज जैसे हम कहते हैं कि डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभाल भी रहा है और फार्मा पसंद भी आ रहा है। लगातार एक्सपर्ट्स फार्मा के पूरे सेक्टर पर जो सब सेगमेंट्स है, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, उन पर भी अपनी राय दे रहे हैं, पॉजिटिव आउटलुक बता रहे हैं। एनर्जी में भी हम मजबूती देख रहे हैं, एनर्जी स्पेस में मेटल स्टॉक्स भी कुछ हद तक मूव दिखा रहे हैं, लेकिन आईटी, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो जिसका जिक्र अभी हमने किया वो गिरावट इस वक्त झेलते हुए। फार्मा शेयरों में लेबोरेटरी स्पेसिस में भी अच्छा खासा एक्शन है। इप्का लेबोरेटरीज का स्टॉक जो है 3-3.5% के गेंस दिखा रहा है। औरोबिंदो फार्मा जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर रहा है। अपने टारगेट्स, स्ट्रैटेजीज भी औरोबिंदो फार्मा पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं। वहीं ग्लेनमार्क और अजंता फार्मा जैसे स्टॉक्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां जहां एक्टिव हो रही है वो स्टॉक्स में भी जिस तरह की रिपोर्ट उस तरह का मोमेंटम दिख रहा है। जियो फाइनेंस के स्टॉक को ही देखिए, जियो फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, इनिशिएट कवरेज की रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग तो है लेकिन टारगेट प्राइस 320 के वो सुझा रहे हैं। अब जानकारों की माने तो 330 के आगे एक नए लेवल पर ये स्टॉक जो है चलता दिख सकता है और इस ऐसे समय में इस तरह के टारगेट, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट वो पॉजिटिव साबित होते हुए जरूर दिख रहे हैं। 1.5 से 2% तक के मूव आज के सत्र में हम देख रहे हैं बाजार में ये स्टॉक दिखा चुका है। तो एक तरीके से जहां डायरेक्शन लेस मार्केट है, ऐसे में कई सारे स्पेसेस हैं जिन्हें कुछ डायरेक्शंस मिल रहे हैं, जिनके चलते हम देख रहे हैं कि एक मूव है। अब सप्लाई को लेकर नई प्राथमिकता तय हुई है, जिसके चलते गैस शेयरों में भी आज तेजी है। गुजरात गैस, गेल, एमजीएल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स 18% के मूव्स भी इन सेक्टर में जुड़े स्टॉक्स ने दिखाए हैं, तो अच्छे मूव्स हैं वहां पर। मेटल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का जिक्र होना चाहिए। मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाने की खबर आई है उसके बाद स्टॉक 2 दिन में ही हम देख रहे हैं 26% तक चला है। पिछले दिनों हैप्पीएस्ट माइंड्स ने जब एआई ट्रांसफॉर्मेशन पर नए डेवलपमेंट्स किए थे तब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम हाजिर रहे थे और हमने तब मैनेजमेंट से भी बातचीत की थी, इंटरव्यूज लिए थे और तभी उन्होंने संकेत दिए थे कि यहां से आगे ग्रोथ की रफ्तार वो बढ़ाएंगे और इसी कड़ी में और इसी लाइंस पर ये कंपनी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो ऑल इन ऑल बाजार में हम देख रहे हैं चुनिंदा पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छे खासे मूव्स नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडेक्सेस की अगर बात करें तो अभिषेक अब सुबह सुबह मिड कैप स्मॉल कैप में तो फिर भी मूव थे, निफ्टी बैंक निफ्टी थके हुए थे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे छोटे में जोले इंडेक्सेस, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस भी लाल निशान में है। हालांकि सेंसेक्स 1100 अंक टूटा हुआ है, वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव है। सो इंडेक्स वाइज मार्केट का आउटलुक कैसा लग रहा है? 24,000 के लेवल के इर्द गिर्द ही झूलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें 1000 अंकों की बिकवाली दिखा रहा है। मानसी देखिए, स्ट्रक्चर वीक है और कल भी हम कह रहे थे कि जब तक निफ्टी 24,300 को ना क्रॉस करे आप बुलिश मत होइए। और कन्विक्शन की बात करें तो हमारा ये कहना था कि 24,500 के ऊपर ही थोड़ा कन्विक्शन लौटेगा। अब दोनों ही लेवल्स को अचीव करने पाया और आज हम देख रहे हैं कि 24,000 के भी नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो प्रॉब्लम ही है, बाजार में कहने के भरोसे की कमी है और क्रूड ये क्या $90 तक आके ये थम जाएगा, क्या और नीचे आएगा? मतलब इस चीज को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि $120 के हमने भाव देखे हैं। मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां हैं वो जस की तस हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव की स्थिति है। अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर ने पहले ये क्या कहा कि कुछ ऑयल टैंकर्स को अमेरिकन नेवी ने एस्कॉर्ट किया, उनको सुरक्षा देके वहां से बाहर निकाला। तो उसके बाद उम्मीद ये बनी थी कि शायद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहा है और अगर ऐसा होता है तो ऑयल की सप्लाई जो होगी वो आबाद होके जारी रहेगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैरोलिना लेविट का एक स्टेटमेंट आया, खंडन आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो क्रूड को लेकर असमंजस है, अमेरिका ईरान के बीच में तनातनी जारी है। रुपया हम देख रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास बना हुआ है, एफआईएस की बिकवाली चल रही है। तो बाजार के लिए इस वक्त क्या है ना कि सपोर्ट करने वाला एक भी ट्रिगर नहीं है। और वो ट्रिगर क्या होगा? ट्रिगर तो पहले ट्रंप की तरफ से आना होगा कि ट्रंप कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जल्द वॉर खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या किया उन्होंने?
और क्या खबर निकल के आई, ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। तो बहुत असमंजस की स्थिति है। तो मेरा मानना यह है ना कि आप अगर इंडेक्स को छोड़ना चाहते हैं तो आप इंडेक्स को छोड़ भी दीजिए। इंडेक्स में अभी ट्रेड करने में ना जोखिम बहुत है, वॉलेटिलिटी वाला आप जोखिम मान के चलिए, क्योंकि 24,000 के रेजिस्टेंस से रिवर्सल हमने देख लिया। अब ये 24,200 24,300 का जोन जब तक पार नहीं होगा तब तक बाजार में आप तेजी की उम्मीद मत कीजिए। कल भी हमने यही कहा था, आज भी वही दोहराए हैं कि अगर उछाल आ रहा है ना तो फंसी हुई पोजीशन से आप निकलिए, हल्की पोजीशन से आप ट्रेड कर लीजिए और नई खरीदारी के लिए अभी भी 24,500 का इंतजार कर लेना मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। यहां से अब मानसी जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए वो क्या दिखाई दे रहे हैं। देखिए इमीडिएटली तो 23,800 और 23,800 के बाद 23,500 ये अगले सपोर्ट हो जाएंगे अगर हम 24,000 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो। निफ्टी बैंक की बात करें तो हमने कल ये जरूर कहा था कि निफ्टी के मुकाबले मतलब इसमें स्ट्रेंथ आने की, रिकवरी आने की संभावना ज्यादा है। हालांकि 57,000 के रेजिस्टेंस का हमने कल साफ तौर पर नाम लिया था और वहां पर टिका नहीं और उसके नीचे आ गया, और आज हम देख रहे हैं कि करीब 1,000 पॉइंट लगभग टूट गया, 56,000 के भी नीचे आ गया। तो दिक्कत यह है कि जो बड़े स्टॉक्स से कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक से, जब तक हम एक कंस्ट्रक्टिव माहौल नहीं देखेंगे तब तक यहां पर भी तेजी सस्टेन होना मेरा मानना है कि ये मुश्किल है। फिलहाल अपने बिल्कुल सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। 56,000 मान लीजिए अगर टूटता है तो अगर मान लीजिए यहां से अगर गिरावट अगर और थोड़ी गहराई तो फिर 55,000 के जो दायरे हैं निफ्टी बैंक के लिए खुल जाएंगे। एक छोटा रेजिस्टेंस 56,500 पर है। बिकवाली करने की राय नहीं होगी निफ्टी बैंक में भी यहां से, और इंडेक्स आगे वोलेटाइल रहेंगे, इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। तो स्ट्रेटजी यही होगी मानसी कि जो स्टॉक स्पेसिफिक जो न्यूज आ रही है, जिन खबरों को, जिन स्टॉक्स को लेकर खबरें अच्छी हैं, टेलविंड्स अच्छे हैं, उन पर आप फोकस करके चलिए। और उन्हीं स्टॉक्स में आज ट्रेडर्स की कमाई भी हुई है। इंडेक्स में मुझे लगता नहीं कि लोग पैसे बना पाए होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट किया होगा, अदरवाइज बड़ा ट्रिकी माहौल रहा है आज के लिए। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू पॉइंट क्या है। अंशुल जैन, प्रदीप हल्दर और रूपक डे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीएनए स्वदेश पर। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, इंडेक्स को लेकर आपका व्यू, क्या 23,900 से निफ्टी रिवर्स करेगा, कोई तेजी का ट्रेड लेना चाहिए, या फिर आपका भी व्यू यही है कि उछाल पर बिकवाली करें या फिर अपनी पोजीशन को रिड्यूस करें? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, आपको, जितने भी पैनलिस्ट है सबको, एंड 18 आवर स्वदेश के सभी दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक या इंडेक्स को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सारा कॉल्स ही हमारा रिसर्च डिस्क से जनरेट होता है। ऐसा ही बहुत सारे कॉल्स हम क्लाइंटों के पास भी देते हैं, तो हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। एग्जैक्टली अभिषेक सर, जो आपने बताया कि 23,930 के आसपास का भी निफ्टी का प्राइस चल रहा है, आई डोंट थिंक कि यहाँ से इमीडिएटली लेवल पे रिकवरी होगा। इनफैक्ट आज सुबह भी मेरा मानना ही था, जिस टाइम पे 24,200 के ऊपर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं 24,000 24,300 एक जो जोन है, जब तक 24,300 एंड अबव क्लोजिंग नहीं आ जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में कुछ भी यहाँ पे सीरियस लेवल बाइंग हो सकता है, क्योंकि माहौल ही खराब है। और ट्रम्प जी ने तो एक स्टेटमेंट दिया था कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता उनका बातों में, ये लोगों को पता है। तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा खराब है, वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हुआ है, विक्स ऊपर आ गया है। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें कोई भी बाई पोजीशन लेना चाहिए। अगर एक बार जो 23,900 ये भी ब्रेक होता है तो आपको 23,650 23,500 तक भी शॉर्ट टाइम में आता हुआ देख पाएंगे हम लोग। एंड निफ्टी बैंक पे भी, एक निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर अभी मुझे लगता है कि ज्यादा हो सकता है कि 55,000 अगर 500 ब्रेक करता है तो निफ्टी में जैसे कि आपने अभी डिस्कशन किया, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इंडेक्स लेवल पे कोई भी बाई करना या तो शॉर्ट करना भी अभी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल मार्केट है। तो इसीलिए मैं एक बार निफ्टी में नो ट्रेड अभी मेरा व्यू रहेगा। लेकिन व्यू अगर बाई चांस ऊपर भी आता है तो सेल ऑन राइज ही हमें लेके चलना है, और बाई करने में भी मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स लेवल पे अभी नहीं। राय फिलहाल इंडेक्स को अवॉइड ही करें, निफ्टी बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स जो हैं वो आप ज़रूर ले सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं। तो क्यों ना आइए अब हमारे एक्सपर्ट्स की क्लोजिंग आइडिया समझें और रुक करें हमारे सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड्स का।
तो चलिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और रूपक जी चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कहाँ पर हैं आपके क्लोजिंग आइडियाज। तो पहला ट्रेड रहेगा मेरा एस्ट्रल में। एस्ट्रल एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, कंटिन्यूअस एक अपवर्ड मूवमेंट है और अभी जो वार का माहौल है उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ उसका चार्ट पे। तो मुझे लगता है बाय करके चलना होगा अराउंड 1721 फॉर टारगेट ऑफ 1850 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1670 पे। दूसरा कॉल रहेगा एपीएल एपोलो में, ये सेल राइज करना होगा अराउंड 2025 और स्टॉप लॉस रखना होगा 2080 का और नीचे टारगेट रहेगा 1800 का। एपीएल अपोलो ट्यूब्स और साथ ही एस्ट्रल यहाँ पर कॉल्स आती हुई फिलहाल रूपक जी की तरफ से। अंशुल जी अब आप बताइए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय करने की स्ट्रैटेजी रहेगी, अब तक यही वर्कआउट हुआ है। वोलेटाइल है मार्केट, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स में नए हाई बन रहे हैं। एस्ट्रल मेरा भी तरफ से एस्ट्रल बाई रहेगा। 1700 का टारगेट कंप्लीट करने के बाद वापस से स्विंग हाई का ब्रेकआउट आया है और 165 दिन का जो पूरा रेक्टेंगल था उसका ब्रेकआउट बहुत बेहतरीन तरीके से सस्टेन हो रहा है। स्विंग हाई का फ्रेश ब्रेकआउट बना है तो 1715 रुपए पे इसको बाई करना है। 1680 रुपए का रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा। 1755 का पहला टारगेट है। 1755 पे रेजिस्टेंस नहीं मिला तो फिर ये स्टॉक खिंचते हुए 1795 रुपए तक जाएगा। दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर रहेगा बलरामपुर चीनी। शुगर में ऑफलेट स्ट्रेंथ अच्छी आई है, जहां निफ्टी में 10-11% की गिरावट 10-11% की गिरावट रही है। इस स्टॉक में 30 दिन में 27% चला है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है तो 523-524 की रेंज में इसको बाई करना है। 510 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 540 रुपए का टारगेट लगाना चाहिए। वहां पे वीकली और डेली पे अनमिटिगेटेड लेवल्स हैं तो वहां पे हल्का रेजिस्टेंस आएगा। 540 के अराउंड प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो चलिए दो काउंटर्स, दोनों ही रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स बाय करके चलना है, एस्ट्रल और बलरामपुर चीनी। प्रदीप जी अब आपके स्टॉक आइडियाज। जी पहले एक अपडेट रहेगा। आपके साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था आज से 1-2 हफ्ता पहले ही मारुति सुजुकी को लेकर और मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था कि कुछ भी कर लीजिए मारुति सुजुकी को एक बार 13,250 13,400 तक आना ही है। वो गैप फिल करने मारुति सुजुकी जरूर आएगा तो ऑलरेडी 13,490 के आसपास का भी प्राइस है यहाँ से भी और मारुति सुजुकी नीचे आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड जो कॉल रहेगा आज वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसमें भी एक स्ट्रेंथ आ रहा है कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद। 112-13 का जो जोन है वो ब्रेकआउट आने के बाद अभी ऑलमोस्ट 120 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट यहाँ पे 129 एंड सेकंड टारगेट 134 होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 118 पे मेंटेन कीजिए और पोजिशनल व्यू लेके जाइए। और सेकंड कॉल मेरा रहेगा जैसे कि अंशुल जी ने एंड रूपक जी ने बताया है एस्ट्रल, मैंने भी किसी से बात नहीं किया, पीसीआर टीम को सेंड कर दिया था 15 मिनट पहले ही। एस्ट्रल भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और यहाँ पे लास्ट लगातार एक अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मेरा टारगेट रहेगा 1785 एंड सेकंड टारगेट 1820-25 तक जाने के लिए एस्ट्रल रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको 1672 पे मेंटेन करना चाहिए और बाय करना चाहिए। चलिए 3 काउंटर्स फिलहाल प्रदीप जी की तरफ से आते हुए। जी हाँ मुझे आपकी मारुति सुजुकी की शॉर्ट कॉल याद है और अभी भी आप समझ रहे हैं कि मारुति सुजुकी थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। एस्ट्रल यहाँ पर हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स की कॉल आती हुई दिख रही हैं तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। पर चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कामकाज नजर आ रहा है। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं ताकि इस वॉलेटाइल मार्केट में भी सही दिशा हम आपको बता पाएं। अंशुल जैन, प्रदीप हल्दर और रूपक दे हमारे साथ बने हुए हैं। भारतीय बाजार में इंडेक्सेस की अगर बात करें इस वक्त बिकवाली का दबाव, हालांकि सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं कहीं कहीं मौके भी बनते हुए। ऐसी एक सेक्टर का जिक्र करना चाहूंगी एंड प्रदीप गुड आफ्टरनून, आपसे जानना चाहूंगी ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टॉक्स हैं, गर्मी की दस्तक के साथ ही कूलिंग कंपनियों में हमने एक मूव देखा है टुवर्ड्स अपसाइड और समय से पहले हमने बताया भी था कि हाँ अब यहां से
समर सीजनलिटी फैक्टर जो है वो मार्केट पर प्ले आउट करता दिखेगा। अब ताजा मॉनसून के अनुमान और मौसम विभाग के अपडेट्स की माने तो एल नीनो का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के मॉनसून पर पड़ सकता है। कुछ दिन पहले ही हमने बताया भी था कि गर्मी इस वक्त जल्दी इस साल जल्दी पड़ेगी और ज्यादा समय तक रहेगी, और ये होना शुरू भी हो चुका है। देश के उन इलाकों में जहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती वहां पर भी गर्मी ने दस्तक दे दी है। अब ये ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे स्टॉक्स हैं, सिम्फनी, हैवेल्स शुरुआती दौर में ही तेजी दिखा रहे हैं। क्या अभी आपको लगता है कि मौका है यहां से एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि समर इज येट टू स्टार्ट? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है। एंड इस टाइम पे स्पेशली एवरी ईयर ऐसे स्टॉक्स में मूव आता है, और ऑलरेडी हमने आज से 1 महीना पहले से वोल्टास में कवर स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी हमारा बाई भी यहाँ पे कॉल दिया हुआ है। मुझे लगता है कि देखिए वोल्टास का अगर हम चार्ट देखेंगे अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल बाकी है। बहुत टाइम से एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था। 20 जनवरी 2025 से लगातार 1 साल तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अभी ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर से जो अभी मूव आ रहा है, नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 1651, मतलब ऑलमोस्ट 1650 जाने के लिए वोल्टास रेडी हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम ब्लू स्टार भी देखेंगे, अभी ब्लू स्टार का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1948 के आसपास। तो यहाँ पे भी मोमेंटम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी है। अभी भी रिसेंटली ऑलरेडी थोड़ा बहुत चला है, लेकिन जिस तरीके का बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। न्यू फ्रेश बायर्स भी मुझे लगता है कि यहाँ पे आना बाकी है। तो पहला टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 2150, और अगर थोड़ा बहुत आप 2-3 महीना टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि 2300 तक भी पर्टिकुलर स्टॉक जाने के लिए रेडी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए ये सारे स्टॉक्स हैं और यहाँ पर शुरुआती तेजी, सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट होना शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी मौका है। यहाँ से आगे फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। रीजन भी है, फंडामेंटल्स भी हैं, और साथ साथ अब टेक्निकल टेक भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आप देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और कनेक्टिंग प्ले भी है, वहां पर भी एक वजह है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता दिखा है, वो है वायर एंड केबल स्पेस। वायर एंड केबल शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते से इनफैक्ट अगर आप देखें KEI, पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स 10% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए हैं। अभिषेक, वायर केबल स्टॉक्स में काफी हद तक हम देखते हैं कमोडिटी प्ले और मेटल्स की चाल जैसे जैसे चलती है, सीजनलिटी फैक्टर्स भी होते हैं जो इम्पैक्ट कर जाते हैं। इस बार रीजन क्या है? मानसी देखिए, अक्रॉस द बोर्ड आज गिरावट आप देखेंगे। पॉलीकैब हो गया या फिर KEI हो गया, RR काबिल हो गया, फिनोलेक्स हो गया, सारे के सारे शेयर आपको टूटते हुए दिखाई देंगे। और उसकी वजह यह है कि कॉपर महंगा हो रहा है। अब कॉपर कितना महंगा हुआ है, अगर आप साल भर में अगर देखेंगे तो लगभग 15% के आसपास का उछाल कॉपर के प्राइसेस में आ गया है। लेकिन दिक्कत यही नहीं है, दिक्कत यह है कि 15 साल तक शॉर्ट सप्लाई रहने का अनुमान है कॉपर का। अब कॉपर की रॉ मटेरियल है KEI के लिए, पॉलीकैब के लिए, RR काबिल के लिए, और यही वजह है कि जो तेज रफ्तार हम शेयरों में देख रहे थे उस पर जाकर ब्रेक लगी है। फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी में पॉलीकैब और KEI ये दोनों हमने देखा था कि 25% चढ़ गए थे और नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे थे। लेकिन अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज में 10 से 15% के आसपास की गिरावट आ गई है। 4-5 सत्र से तो लगातार ये शेयर टूट रहे हैं। तो मेन वजह कॉपर है। अब कॉपर क्यों है? क्योंकि अगर हम की रॉ मटेरियल की बात करें वायर एंड केबल वाली कंपनीज की, तो कॉपर उनके लिए रॉ मटेरियल है। इनके टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट का लगभग 50 से 60% कॉपर पर खर्च होता है। तो कॉपर अगर महंगा हो जाता है तो ये कंपनियां पास ऑन तो कर रही हैं कॉपर के इन्फ्लेशन का, लेकिन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डिमांड का जो एनवायरनमेंट है यहां से आगे वो भी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज गिरावट आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि कंपनीज ने काफी बहुत बड़ा कैपेक्स प्लान किया हुआ है आगे के लिए। KEI की बात करें, साड़न प्लांट में ये 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी क्षमता विस्तार को लेकर। पॉलीकैब ने अगले 3 से 4 साल तक 1000 से 1100 करोड़ रुपए का सालाना कैपेक्स प्लान किया है। और RR काबिल की बात करें तो FY 26 से लेकर 28 तक ये करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी निवेश करेगी। तो बड़े निवेश के प्लान है, और डिमांड अगर वीक हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक होगा कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। और अगर कॉपर महंगा है तो मार्जिन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो डालेगा ही डालेगा। शेयरों की आप चाल देख लीजिए, साल भर में जितने भी शेयर हैं आपको अभी भी हेल्दी रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। KEI में साल भर में करीब 44% का रिटर्न है,
वहां में करीब करीब देखेंगे कि 6% ऊपर ही शेयर नजर आएगा, क्योंकि गिरावट पिछले कुछ सत्र से आ रही है। पॉलीकैब साल भर में लगभग 1.5 गुना कर दिया आपके पैसे। आरआर काबल में भी 61% के हेल्दी रिटर्न्स हैं, लेकिन फिनोलेक्स में थोड़ी सी कम रिटर्न रहे साल भर में, 13% ये चढ़ा है। लेकिन आज, और अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात करें, पिछले हफ्ते भी ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट आ रही है और केंद्र में कॉपर ही है। कहीं ना कहीं कॉपर की महंगाई इन स्टॉक्स को थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। लेकिन अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि स्ट्रक्चर कितना वीक हो गया है, और क्या अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो लंबे टाइम फ्रेम में तो क्या एग्जिट ले लेना चाहिए। अंशुल जी, आपकी राय केआई, पॉलीकैब, आरआर काबल और तमाम शेयरों को लेकर क्या है? क्या एग्जिट कर लें अभी? सर, तीनों स्टॉक में पॉलीकैब थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट स्ट्रेंथ क्लियरली आरआर केबल्स में अभी भी बनी हुई है। जब तक आरआर केबल्स में 1330 का लेवल होल्ड है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जैसे आपने बताया, ईयरली बेसिस पे देखिए या पिछले 6 महीने के बेसिस पे देखिए, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो डिप्स पे बाई करेंगे। या तो 1395 के आसपास आरआर केबल मिले तो बाई बनेगा, या फिर ब्रेकआउट ले 1535 तो बाई बनेगा, बट आरआर केबल्स में बाइंग देखना चाहिए। पॉलीकैब रिलेटिवली वीक हो रहा है और स्ट्रक्चर में भी डेंट हो रहा है, तो पॉलीकैब में जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कैपिटल खाली रखिए, आरआर केबल्स में जैसे ब्रेकआउट या सपोर्ट जोन मिले उस कैपिटल को यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए, तो बिल्कुल ये वायर एंड केबल स्पेस में जो गिरावट है इसके पीछे की वजह और एक टेक्निकल टेक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, और साथ साथ एसी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स पर भी फोकस रखें। वहां पर भी सीजनलिटी फैक्टर जो है ऑन अ पॉजिटिव अपसाइड प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स को पुल अप करते हैं। रूपक, गुड आफ्टरनून टू यू। वीएटेक वबाक के स्टॉक पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, और इनके पियर्स पर भी। खबर ये है कि जल जीवन मिशन के विस्तार की एक तरह से ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा, इसका विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट है इवेंचुअली जो कि वीएटेक वबाग, एनविरो इंफ्रा, वेल्सपिन कॉर्प, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स पर नजर आ रहा है। एस्ट्रल पर हमारे एक्सपर्ट की पैनल की राय ऑलरेडी थी भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स में, लेकिन 7% की बढ़त वीएटेक वबाग पर करंट लेवल्स पर ये स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, कल तक वॉवाग में सेंटिमेंट नेगेटिव था, बट विद वॉल्यूम बाइंग हुआ, तो मुझे लगता है कि बायर्स आर कमिंग बैक अराउंड द स्टॉक, और सेंटिमेंट मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हायर एंड पे 1400 तक जा सकता है, जहां पे इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1240 पे, जिसके नीचे वापस एक बार वीक हो जाएगा। वीएटेक वबाक यहाँ पर भी जो है आज एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, बट इसके अलावा आज एक काउंटर जो कि पूरे दिन ऑलमोस्ट आप देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, वो है जिंदल सॉ। अंशुल जी, एक बार इस पर व्यू दीजिए, क्योंकि 17% की तेजी और आज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, जिंदल सॉ को? क्या यहाँ पे वॉल्यूम बैक्ड बाइंग हो रही है? क्या अभी भी मौके हैं खरीदने के? देखिए, स्टॉक में काफी लंबी पिटाई हुई थी। 61 वीक्स में 59.77% डाउन मूव था, और रिजल्ट आने के बाद से इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। 19 जनवरी को रिजल्ट अनाउंस हुआ था, वहां से बेहतरीन बाइंग बनी है, और आज फॉलो थ्रू एक्शन है। और बेहतरीन चीज ये है, फॉलो थ्रू एक्शन में अभी तक 928% वॉल्यूम राइज है। पहला टारगेट आपको लगाना चाहिए 200 रुपए का, और ओवरऑल जो ये 60% 59.71% की डाउन मूव आई थी, इसका 50% रिट्रेसमेंट आता है 239 पे। तो 1-1.5 महीने का समय ले सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक धीरे धीरे खींच के ऊपर 239 ऑड लेवल्स तक आते हुए दिखेगा, तो अच्छी बाई बन रही है। स्टॉप लॉस यहाँ से मेंटेन करना चाहिए 181 का, क्योंकि मार्केट कैप थोड़ा सा छोटा है, स्मॉल कैप स्टॉक में आता है, तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए 180 रुपीज का। ठीक है, 180 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए जिंदल 100 के लिए। थोड़ी देर पहले हम ऑटो पे चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ईयर टू डेट अगर बात करें तो जो 4 व्हीलर स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, एक हेल्दी करेक्शन आ गया है। M&M, मारुति, बाकी अगर आप टाटा मोटर, hyundai को देखेंगे तो 10 से 20% ये शेयर अपने ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो गए हैं। प्रदीप, आपका व्यू, अगर किसी को मान लीजिए कॉन्ट्रा जाना हो यहाँ से, कहाँ पर आपको लगता है कि रिवर्सल अच्छा आएगा? राय क्या होगी आपकी?
देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। अगर हम देखेंगे M&M एंड अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक्स जिस तरीके से नीचे आया था, जिस तरीके से ऊपर आया था रिसेंटली, अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं हमारा बाई कॉल था अशोक लीलैंड पे एंड महिंद्रा पे भी, एंड बजाज ऑटो में भी, तो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग हमने कराया। लेकिन थोड़ा मैं इसको बोलूँगा ये हेल्दी करेक्शंस है। ऐसा नहीं कि अगर आपका व्यू 6 से 8 महीने का है तो मैं नेगेटिव हूं, ऐसा नहीं है। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 15-20 दिन 1-1.5 महीने का है तो फिर जाके प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट का एक एनवायरनमेंट खराब है, जब तक ये रिकवरी नहीं होता है, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर में रहेगा। मैं M&M के साथ जाना पसंद करूंगा, कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। 3175 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। कभी भी अगर आपको 3050 तक मिलता है तो 3050 से आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर मैनर पे एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड स्टॉक बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा। बजाज ऑटो में भी मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है और टारगेट भी आया है, लेकिन इसमें मेरा और थोड़ा लंबा व्यू है। मुझे लगता है कि अगर एक बार स्टॉक फिर से 9800 का जोन जो है रिसेंट टच किया था, वो ब्रेक होने के बाद फिर से आपको 10,500 11,000 तक भी शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज ऑफ सम रीजन मार्केट अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे बायर्स जो है उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो इसी की वजह से थोड़ा नीचे आया है। 9150 से लेके 9000 तक आपके पास मौका है। स्टागर मैनर पे दोनों काउंटर को एक्यूमुलेशन करते रहिए। ठीक है, 9,000 तक आप शेयर को, बजाज ऑटो को खरीदिए बाइंग के लिए। थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखिएगा और ये राय है आपके लिए बजाज ऑटो को लेकर। बजाज ऑटो की चर्चा हो रही है तो एक राय मुझे रूपक जी आप बजाज फाइनेंस पर दीजिए, क्योंकि बजट के अराउंड हमने देखा था कि ये शेयर गिर के 900 रुपए के आसपास आया था, वहां से रिकवरी हुई और फिर से हम देख रहे हैं कि 900 रुपए के अब नीचे चला गया है। ये शेयर दिन के निचले स्तर पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। गिरावट करीब 4.25% के आसपास की है। बजाज फाइनेंस क्या यहां से और वीक होता हुआ आपको नजर आ रहा है रूपक जी? क्या व्यू होगा इस पर आपका? जी डेफिनेटली उचित जी, मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस का जो मिड टर्म चार्ट वो बहुत ही वीक हो गया। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि दर्शाता है कि स्टॉक मिड टर्म के लिए खराब लग रहा है। उसके ऊपर एक डेथ क्रॉसओवर भी चालू होने के लिए रेडी लग रहा है मुझे। मतलब 50 DMA इज रेडी टू कट द 200 डेज मूविंग एवरेज फ्रॉम द अबव। तो मुझे लगता है डेथ क्रॉसओवर अगर हो गया और ज्यादा लॉन्ग टर्म सेलर्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली खराब है, सेल ऑन राइज करना चाहिए। नीचे इसका करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 820 और 750। हायर एंड पे 950 के एक रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, यह राय होगी बजाज फाइनेंस को लेकर। इस बीच आप देखिए सीगल इंडिया को लेकर एक खबर आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से 521 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है और शेयर करीब करीब 3% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। जो ही ये खबर आई है, हम देख रहे थे कि उस वक्त लाल निशान में शेयर था और उसके बाद एक नीचे से बढ़िया अपमूव हम सीगल इंडिया के शेयर में देख रहे हैं। लास्ट ईयर की ही अगर हम सीगल इंडिया की बात करें, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 11 अक्टूबर 2024 की लिस्टिंग है, करीब 1.5 साल के आसपास का समय हो गया और ये मूव आप देखिए तगड़ा आया है लोअर लेवल से। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सीगल पर भी चर्चा करेंगे, कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़कर ये इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बढ़िया ट्रेड समझेंगे। और जो आपके मन में अगर आप निवेशक हैं, मन में कोई दुविधा है कि बाजार की स्थिति यहाँ से क्या होने वाली है, क्या पैसे निकाल लेने चाहिए, क्या SIP बढ़ाने का समय हो गया है, अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे विस्तार से। आप बने हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में अभिषेक हूं, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं और तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमानों को शामिल करते हैं। अविनाश गोरक्षकर और गौरव शर्मा भी अब शो में हमारे शामिल हो गए हैं। गौरव जी से उनके कुछ ट्रेडिंग पिक्स जानेंगे, लेकिन अविनाश जी पहले आपके पास आना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छा, अमोल आठवाले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पूरा बड़ा पैनल है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बता सके कि नहीं बाजार में अभी करना क्या है, क्योंकि बहुत असमंजस की स्थिति है। अविनाश सर, मतलब ये पूछना बड़ा मुश्किल हो गया है और लोगों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है कि बाजार अब मतलब किस करवट जाएगा। आप बताइए सर कि रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये कमजोर बाजार की खासियत होती है कि कोई अच्छी खबर आएगी तो 2 कदम चलेगा, बुरी खबर आएगी थोड़ी सी अगर तो 10 कदम पीछे चला आएगा।
आप सर बताइए कि करना क्या है अभी। नहीं, गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी है और जिस प्रकार का अभी वॉर का माहौल है, मुझे नहीं लगता है कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी। मार्च के महीने तक एंड तक अगर होती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स उसको पॉजिटिवली लेगा। और अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले ट्रम्प साहब ने कहा कि बेसिकली वॉर खत्म हो चुका है, हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। बाजार ने उसको पॉजिटिवली लिया वापस, लेकिन मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट आज डाउन है। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है आज। सारे वाटर का रिलेटेड जो सेक्टर अभी को जो कंपनियां हैं उनके यहाँ पे तेजी दिख रही है। तो मार्केट जो प्रिडिक्टेबल न्यूज़ है और जो प्रिडिक्टेबल खबर है उसके ऊपर पोजीशन लेना चाहती है। मेरे ख्याल से देखिए, जो लंबा निवेशक है उसको अगर खरीदने का मौका समझते हैं और अगर उसको बेनिफिट लेना है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे पहले फोकस करिए, जैसे सीमेंट हो गया, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, होटल्स है, हॉस्पिटैलिटी है। ये सेक्टर्स के ऊपर मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी आफत आएगी, क्योंकि क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता भी है तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट हिट तो हॉस्पिटल और होटल शेयर्स के ऊपर तो आएगा नहीं। बट फिर भी मैं कहूंगा कि 15-20% अपना जो एलोकेशन है वो अभी कर दे, क्योंकि कितना नीचे बाजार जाएगा वो कहना मुश्किल है, कितना ऊपर जल्दी जाएगा वो भी कहना मुश्किल है। बट एक बात तो क्लियर है कि ये वॉर लंबा इतना नहीं चलेगा जितना रशिया यूक्रेन का हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये मैटर डिस्काउंट करके अगर 15-20% किसी को एलोकेट करना है तो लार्ज कैप्स पे पहला आई थिंक फोकस होना चाहिए, जैसे कि इंडियन होटल्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है। देखिए, वॉर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज नेगेटिव व्यू पहला सामने रखती है। तो हमारा तो मानना है और हमने हमारे क्लाइंटों को बोला है कि 15-20% आप एलोकेशन करके वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि बाजार में नीचे के लेवल अगर आते हैं तो आपके पास एम्युनेशन रहेगा थोड़ा बहुत और खरीदने के लिए, क्योंकि सेंटिमेंट ओवरनाइट बदल सकता है। देखिए, कल अगर समझौता होता है, सीज फायर होता है, तो वॉर की बातें कोई याद नहीं रखेगा, सब कुछ भूल के मार्केट वापस ऊपर के लेवल छूने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके 15-20% एलोकेशन करिए और इंतजार करिए। मुझे लगता है कि ये वोलेटाइल माहौल कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए तो चलेगा, उसके बाद वी कैन टेक अ फ्रेश रिव्यू। ऑल राइट, तो चलिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और थोड़े स्टैगर्ड मैनर में आप एलोकेशन करते रहिए। कहीं ना कहीं ये राय आती हुई अविनाश जी की तरफ से। पर आइए, हमारे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं गौरव शर्मा का और अमोल अठावले जी का भी। और अमोल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। आपके पास कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं तो वो दे दीजिए। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। वैसे मार्केट आप काफी दबाव में है, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे बाइंग मोमेंटम है और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पैटर्न भी अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। तो ब्लू स्टार के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1950 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल टारगेट निकल कर है 2050 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1910 का। ब्रॉडर सेटअप भी काफी अच्छा है। हेयर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है और आज एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। मुझे लगता है 1910 एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। उसके ऊपर जब तक ये आई थिंक ये बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख क्या रहे। दूसरा लुपिन के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 2355 के आसपास है। पोजिशनली 2450 2475 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2315। ये करेक्शन में स्टॉक इतना कंट्रीब्यूट हुआ नहीं है। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर ही थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ट्रेड होते हुए हमने देखा है। उसमें से लुपिन का फॉर्मेशन काफी बेटर लग रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है 2315 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ऑल राइट, तो चलिए लुपिन और साथ ही ब्लू स्टार, ये दो कॉल्स आती हुई फिलहाल अमोल की तरफ से। तो गौरव, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से कोई स्टॉक आइडियाज? Hi, good afternoon, Srishti. Yes, I have also shortlisted 2 ideas. मार्केट की करंट सिनेरियो को कंसिडर करते हुए एक बाय और एक सेल के साथ जाना चाहूंगा। तो पहला बाय साइड का ट्रेड के डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टॉक इज रेडिको केतान। एक अच्छा बॉटम से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर। पिछले हफ्ते में भी अच्छी तेजी बनी थी, मुझे अब वो फर्दर एक्सेलरेट होते हुए लग रही है। एट ए करंट प्राइस ऑफ 2870 स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, बाय करना चाहिए। करंट लेवल पे 2780 का स्टॉप और 3000 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। जो दूसरा स्टॉक आज मैंने चुना है दैट इज एसआरएफ। केमिकल स्पेस अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आज काफी हेवीली बीटन डाउन है और ओआई फ्रंट पे भी मैं जब इसे चेक कर रहा था तो खासा अच्छा खासा ओआई बिल्टअप है गिरावट में, देयरफॉर इंडिकेटिंग फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस।
शॉर्ट सेल करना है 2500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, करंट मार्केट पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 2570 का स्टॉप और 2380 फर्स्ट टारगेट एंड 2350 सेकंड टारगेट। दिस इज आल्सो अ पोजिशनल कॉल। ऑलराइट, तो दो पोजिशनल कॉल्स, एक बाय और एक सेल। रैडिको खैतान पे आप बाय कर सकते हैं, साथ ही SRF को यहाँ पर बेच कर चले। ये फिलहाल राय आती हुई गौरव की तरफ से। पर हमारे साथ अब सौमिल मेहता भी जुड़ चुके हैं। सौमिल, गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से कोई स्टॉक कॉल्स हैं तो वो दे दीजिए सबसे पहले। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, शायद साइडवेज हो सकता है मार्केट। यहाँ पर स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी। पावर सेक्टर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फार्मा सेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है। सो पावर ग्रिड वुड माय स्टॉक। पावर ग्रिड में मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है कुछ समय पहले, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अच्छा मोमेंटम है इस समय, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से टारगेट होगा 320 का और स्टॉप लॉस होगा 290 का। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है दैट इज बायोकॉन। बायोकॉन मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ समय पहले कुछ कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ था एग्जैक्टली अबव 200 डेली मूविंग एवरेज। आज भी पॉजिटिव मोमेंटम है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस हैं। टारगेट रहेगा 420 पर और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 390। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर दो स्टॉक कॉल्स आती हुई सौमिल की तरफ से यहाँ पर रहेगी नज़र। पर इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं न जाएगा। ब्रेक के उस पार हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है और उनसे लेंगे हम उनकी ट्रेडिंग कॉल्स इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और भारतीय बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे फार्मा, एनर्जी और मेटल ने कमान संभाली है। हालांकि हम देख रहे हैं ऑटो, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, FMCG जैसे पॉकेट से जहां पर बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। हमारे पास एक बड़ी सी पैनल है एक्सपर्ट्स की जो कि इस वक्त बाजार को नेविगेट करने में हमारी लगातार मदद कर रही है। अविनाश गोरक्षकर भी इस पैनल में शामिल है। अविनाश सर, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, और एक टेक आपसे IT सेक्टर पर और इन पर्टिकुलर हैप्पीएस्ट माइंड्स पर समझना चाहूंगी। कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ समय पहले नतीजों पर हुई थी और वहां पर उन्होंने अपने AI ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स सामने रखे थे प्रेस के। वहां पर उसी दिन हमने समझा था कि कंपनी कितनी ज्यादा सीरियस है और क्यूरियस है AI ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। और ताजा अपडेट्स की अगर माने तो स्टॉक में जो सर्ज है वो भी इसी वजह से है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का स्टॉक करीब 19 से 20% चल गया है। FY27 ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कंपनी ने बढ़ाई है और ये इन इटसेल्फ बयां करती है कंपनी का कॉन्फिडेंस अपने AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी में। ब्रॉडर पोर्टफोलियो में भी इसी का समावेश करने की बात हो रही है। यहाँ पर FY27 ग्रोथ फोरकास्ट को तो बढ़ाई है 10% से 12.5% पर, लेकिन साथ साथ 15% ग्रोथ इन FY28 भी कंपनी एम करके चल रही है अपने AI इनिशिएटिव्स के तहत। ये पूरा AI ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिलसिला चला है, हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसी कंपनियां जो है एक प्रमाण है कि जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चल रहे हैं वो मूव भी कर पा रहे हैं, पॉजिटिव मूव भी कर पा रहे हैं। आपकी राय इस पूरे स्टेट ऑफ सिनेरियो, AI ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी पर और हैप्पीएस्ट माइंड्स की ताजा जर्नी पर क्या होगी? देखिए मानसी, मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स ने जो आउटलुक शेयर किया है प्लस जो उनका AI के ऊपर फोकस है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। बट मेरा ऐसा मानना है कि देखिए AI का जो पूरा सिनारियो है वो शायद आपको अगले 2-3 क्वार्टर में क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से IT कंपनीज इसको फेस करेंगी, इसका कैसा उपयोग करेगी। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि AI टूल्स यूज करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, अपना बिजनेस बढ़ाएगी। तो मैं कहूंगा कि देखिए कोई जल्दबाजी मत करिए। IT में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपको खरीदना है। मेरे ख्याल से कहीं न कहीं मार्केट चौथा तिमाही का नंबर देखेगा, उसके बाद अप्रैल टू जून के नंबर देखेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ग्रोथ से लेके है। आई थिंक हैप्पीएस्ट माइंड्स के पास डेफिनेटली अच्छी ऑर्डर बुक है, वो स्केल अप भी करेंगे। बट ऐसा कोई एकदम इमीडिएटली खरीद के लेना कि शेयर हमारे पास वापस मिलेगा नहीं, नंबर्स अच्छे आएंगे तो वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि देखिए मैनेजमेंट ने कहा है, आई थिंक मार्केट एग्जीक्यूशन के लिए वेट करेगा। और अभी तो 27 का ही साल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है।
तो जो अप्रैल टू मार्च 27 का नंबर्स आएंगे वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए मार्केट बहुत क्लोजली डेटा पॉइंट्स वॉच करेगी, कितना एग्जीक्यूशन है हुआ है, कितना अचीवमेंट हो गया है टारगेट के मुकाबले में। ये सब मेरे ख्याल से एक बार एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आई वुड प्रेफर टू बाय। मैं समझता हूँ कि जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि डेफिनेटली मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, उन्होंने ये एस्पिरेशनल ग्रोथ रखा है। बट टाइम विल डिसाइड कि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा डर है कि ओवरऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम होनी नहीं चाहिए। हालांकि एआई टूल्स तो प्रोडक्टिविटी बनाएंगे, बट काफी ऐसे सेगमेंट्स है जहाँ पे आईटी इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं लगेगी या आईटी कंपनीज का काम ही नहीं होगा, डायरेक्टली एआई टूल कस्टमर लेगा और वो उसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो आई वुड प्रेफर टू वेट एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू में ले सकते। ओके तो चलिए ये एक फंडामेंटल नजरिया हैप्पीएस्ट माइंड्स पर एक आध दो क्वार्टर लंबी अवधि का नजरिया रखते हुए अविनाश जी बता रहे हैं कि इसमें एक वॉच लिस्ट पर रखना चाहेंगे। एआई ट्रांसफॉर्मेशन की गति कितनी फास्ट चलती है, बढ़ती है, इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन एक टेक्निकल टेक भी होना चाहिए। अंशुल जी आप कैसे देख रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की इस 2 दिनों की तेजी को टेक्निकली? देखिए हैप्पीएस्ट माइंड अभी भी तेजी लग रहा है ऑन दी अपसाइड। जो टारगेट से पहले ऑलमोस्ट टेस्ट हुए थे, बट अभी भी 1 से 2 दिन की अपसाइड बची हुई है। 467 पहला टारगेट रहेगा। 467 निकलता है 512 रुपए तक जा सकता है। 467 के अराउंड एक बार हम रिव्यू जरूर करेंगे। रेजिस्टेंस नहीं मिला तो आराम से 512 जाएगा। आज के सेशन में वॉल्यूम राइज 6494% हो चुका है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है। 2 से 3 दिन बाद और या 2 से 3 दिन और कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर भी व्यू हो गया। हालांकि देखिए ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अंशुल जी के जो टारगेट है 500 रुपए से ऊपर के हैं, 512 के, 467 और 512। अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो 1500 रुपए के ऊपर का शेयर हुआ करता था, तब तो वैल्यूएशन बहुत हाई थे और वहां से हमने एक शार्प फॉल देखा था। एक और शेयर जहां पर आज हम थोड़ा सा ना एक्शन देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट के बाद, क्या जियो फाइनेंशियल बॉटम आउट होने के करीब है? इस पर राय अविनाश सर आप ही दीजिए। जब ये 300 रुपए के आसपास था ना जियो फाइनेंशियल, और इसके अलावा हम देख रहे थे कि इटर्नल, तो पूछा ये जा रहा था कि अच्छा 350 पहले कौन जाएगा। अब ये जियो फाइनेंशियल, हालांकि धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग कारोबार की शुरुआत कर दी है। अब 239 रुपए के आसपास के भाव हैं। क्या बढ़िया मौका है सर? क्योंकि आगे जाके ये कंपनी काफी और बड़ी बनने वाली है, डिसरप्शन करेगी, इसको लेकर किसी के मन में संदेह होना नहीं चाहिए। नहीं देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली अच्छा विकल्प है। आई थिंक पोर्टफोलियो में ऐड करके आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ 12-18 मंथ अगर होल्ड करते हो, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसलिए थोड़ा सा खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी रेगुलेटरी दिक्कतें आई है। उसलिए आई थिंक लग तो नहीं रहा है कि वेरी नियर टर्म में इस कंपनी को पब्लिक रेजिंग के लिए परमिशन मिलेगी। बट ओवरऑल जैसे आपने कहा कि इनके लिए ओवरऑल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ कि इनकी बैलेंस शीट साइज, इनका जो कैश फ्लो है प्लस जो पेरेंट की बैकिंग है, इसका डेफिनेटली बेनिफिट इनको जरूर मिलेगा। तो आई थिंक जिनके पास थोड़ा सा टाइम है शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी अगर कोई 6 to 8 मंथ का नजरिया लेता है। लेकिन अगर साल सवा साल अगर कोई होल्ड करता है तो मेरे ख्याल से देखिए खरीदने जैसा शेयर है। बट यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है नियर टर्म में कोई ट्रिगर है। तो मार्केट अच्छे नंबर्स की भी इंतजार करेगा, प्लस इनका जो आईपीओ है, मेरे ख्याल से जो डाइल्यूशन काफी टाइम से पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है, वो मेरे ख्याल से शायद आपको 27 एंड में या 28 के टाइम पे मिलेगा। तो आई थिंक उस टाइम तक ये शेयर थोड़ा बहुत एक छोटे रेंज में ही चलेगा। मेरे ख्याल से नंबर्स मजबूत आने के लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी तक जो भी नंबर्स आ गए हैं वो मेरे ख्याल से नॉन कोर बिजनेस से आ गए हैं। ट्रेजरी से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट आया है। तो मार्केट्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोर बिजनेस से कैसे ग्रोथ आता है, तो उसके लिए शायद आपको 2-3 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जियो फाइनेंशियल को लेकर ये भी बाजार आप देखिए दिन के निचले स्तर पर है। निफ्टी की जो गिरावट हो गई है 350 अंकों की हो गई है और थोड़ी देर पहले 23,900 के आंकड़े को भी टेस्ट किया नीचे की ओर निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 1000 अंकों से ज्यादा की है, 55,900 यानी कि 56,000 के नीचे जाके आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिखाई देगा।
होटल स्पेस की कंपनी लेमन ट्री को लेकर रूपक जी आप जरा जवाब दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि ये कंपनी लगातार विस्तार प्रक्रिया कर रही है। 180 रुपए तक ये शेयर गया था अगर हम 52 वीक की बात करें उस दौरान, और अब ये 100 रुपए के आसपास है। तो ऊपरी स्तरों से लगभग 40% के आसपास से गिरावट लेमन ट्री में आ गई है। हालांकि कंपनी ने रिस्ट्रक्चर भी किया था अपने कारोबार को। कहां पर आप सपोर्ट देख रहे हैं लेमन ट्री को लेकर? चार्ट पैटर्न डेफिनेटली डिप्रेसिंग है, थोड़ा करेक्टिव लग रहा है मुझे, बट डेफिनेटली ये सपोर्ट के पास भी है। सपोर्ट मुझे दिख रहा है 101-100 रुपया के आसपास सपोर्ट है। प्रीवियस जो हिस्टोरिकल स्विंग हाई है उसके 100 रुपया के आसपास एक सपोर्ट रखा है। तो स्टॉक एक बार अगर सपोर्ट ले ले 100 रुपये के आसपास, वहां से एक रिकवरी, एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है, जो स्टॉक को वापस 119 रुपया तक लेके जा सकता है। तो जिनके पास है 100 रुपया का स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। ठीक है, 100 रुपए के स्टॉप लॉस से आप लेमन ट्री को होल्ड कीजिए। 119 रुपए तक यहाँ से ये जा सकता है। ठीक है रूपक जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और हमारे तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाजार में नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी सी और एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी स्ट्रेटजी हम थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे और अपने सर से कुछ फंडामेंटल हम व्यू भी लेंगे कुछ स्टॉक्स पर। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और अब देखिए मार्केट में थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि 23,900 के जो लेवल्स थे वो भी निफ्टी 50 ने तोड़े हैं और निफ्टी बैंक में तो लगातार हम 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं। अब देखिए मार्केट क्लोजिंग को लगभग आधा घंटा ही बच गया है। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, क्या कोई पोजिशंस कैरी फॉरवर्ड करें या नहीं करें, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। बट स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी हम ले लेते हैं और एक बार बात करते हैं कोलगेट की। लगभग 0.7% की गिरावट हम आज के सत्र में देख रहे हैं और लगातार ये स्टॉक जो है कमज़ोर ही है। हालांकि कुछ एक ब्रोकरेज नोट्स पॉजिटिव भी आए थे, जहां पर नवामा का एक नोट आया था, वो कोलगेट पर अपना पॉजिटिव व्यू शेयर कर रहे थे। बट अविनाश जी, अब देखिए ऐसी मार्केट की गिरावट में ऐसी दिग्गज FMCG या MNC कंपनियां, उनको भी जो है मार्केट छोड़ नहीं रही है। कैसे देख रहे हैं आप FMCG स्पेस को और कोलगेट पे पर्टिकुलरली कोई राय? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए FMCG सेक्टर जो डिफेंसिव सेक्टर माना जा रहा था, वहां पे भी पिटाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि देखिए आपको अपना कैपिटल बहुत केयरफुली डिप्लॉय करना है, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमको पता नहीं होता कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। और अगर ये वॉर थोड़ी सी और एक्सटेंड होती है अप्रैल जून तक, तो मेरे ख्याल से मामला थोड़ा सा और खराब हो सकता है। तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि कैपिटल एलोकेशन अगर आपको करना है तो आपको धीरे धीरे करना है। यू शुड नॉट एग्जॉस्ट ऑल योर एमिनेशन इमीडिएटली। तो जैसे कि MNC कंपनियां हैं, जैसे कि डाबर है, ब्रिटानिया है, कोलगेट है, FMCG में गोदरेज कंज्यूमर है, दीज आर ऑल ग्रेट कंपनीज जिनका काफी बड़ा ब्रांडेड फ्रेंचाइज है। बट ऑन अ डे टू डे बेसिस प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो मैं कहूंगा कि 5-10% किसी को खरीदना है ऐसे वीकनेस में, और जिनको लंबी अवधि के लिए कम से कम साल सवा साल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज का फायदा होना चाहिए। देखिए फंडामेंटली मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी दिक्कत होगी फॉर अ कंपनी लाइक कोलगेट। और इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी के पास काफी कैश रिजर्व्स है, काफी प्राइसिंग पावर है, डोमिनेंट मार्केट प्लेयर है इनके सेगमेंट में। तो ऐसे समय पे आपको ऐसी कंपनियां देखनी है जो कम से कम 3-5 साल सर्वाइव करे, जिनके फाइनेंशियल्स तो अच्छे ही है, लेकिन बिजनेस में कोई कटौती आएगी नहीं और डोमेस्टिक फेसिंग इनका मार्केट है। तो दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच आई थिंक इन्वेस्टर शुड लुक एट द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में तो देखिए कोई भी शेयर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा नहीं। अभी मार्केट फंडामेंटल बिल्कुल देख नहीं रही है, प्योरली जियोपॉलिटिकल फैक्टर देख के प्राइस के मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करिए, बट डेफिनेटली कीप द एमुनेशन रेडी। शायद बाजार और नीचे आ सकता है, तो उसका फायदा फिर आपको लेने को मिलेगा।
ऑलराइट, तो चलिए एफएमसीजी कंपनीज बाउंस बैक ज़रूर कर सकती हैं, बट थोड़ा सा लिमिटेड ट्रेड ही लें आप फिलहाल की राय आती हुई। कोलगेट तो चलिए गिरावट का शिकार हो ही रहा है, बट आज निफ्टी 50 का टॉप लूजर गौरव बजाज फाइनेंस बना हुआ है। और मैं देख पा रही थी कि जी हाँ, स्टॉक ने हाल फिलहाल एक ऊपर की चाल ज़रूर भरी थी, पर फिर से जो है वो फरवरी महीने के लोस पर आ खड़ा हुआ है। देखिए, बजट के बाद हमने रैली ज़रूर देखी है, और बजाज फाइनेंस में भी एक काफ़ी अच्छी रैली रही बजट के 15-20 दिन बाद अगर हम देखें तो। बट जिस तरीके का करेक्शन दिखा रहा है, क्या वो कंसर्निंग है? क्या यहाँ से और गिरावट हावी हो सकती है? ट्यूसडे, यस, ये अपने फ्राइडे फरवरी मंथ के लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का डिक्लाइन काफी एग्रेसिव है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5% कट, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है फॉर बजाज फाइनेंस। एंड इवन बजाज फिनसर्व के अंदर भी रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग है। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इंडेक्स मेजर्स, और बाजार में जिस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लग रहा है कि कुछ ना कुछ फंड सेल ऑफ वगैरह है। ईयर एंड क्लोजर भी है, तो कुछ रीबैलेंसिंग भी पॉसिबल है यहाँ पे, बिकॉज अदरवाइज मुझे और कुछ नेगेटिविटी नजर नहीं आती है। हैविंग सेड दैट, फर्दर गिरावट मिलती है तो आई वुड बी कंसिडरिंग इट एज अ बाइंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टॉक्स को लेकर व्यू हो गया गौरव जी का। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। एक शेयर देखिए, शुरुआत थोड़ी शांत की थी, लेकिन इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर है, वो है रेडिको खेतान का। और पिछले 3-4 सत्र से अगर आप देखेंगे तो मूव बढ़िया है रेडिको में। रेडिको 2900 रुपए के ऊपर। सोमिल भाई, कोई ट्रेड बन रहा है रेडिको में? अगर मैं रेडिको देखूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। रेडिको खेतान में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। अभी 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कट हुआ है, तो मैं आई विल बी वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक नाउ। 5% ऊपर है तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएगा अराउंड 2800 पर। और ऊपर में मुझे लगता है कि ये पहला टारगेट होगा 3040 और दूसरा टारगेट होगा 3230। तो ये दो लेवल्स आप ध्यान में रखें, पॉजिटिवली ट्रेड करें। ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है इन द लॉन्ग रन, लेकिन इन द मीडियम टर्म कुछ समय से थोड़ा सा करेक्ट हो रहा था, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे थे, लेकिन इस समय आई विल बी पॉजिटिव और ऊपर में 3200 तक की जगह बनती है। ठीक है, 3200 तक की जगह बनती है। रेडिको की हम बात कर रहे हैं, रेडिंगटन की बात नहीं कर रहे हैं। रेडिको खेतान की बात हो रही है, उसकी आप रिटर्न्स दिखा दीजिए कि किस टाइम फ्रेम में किस तरह के पैसे बने हैं। रेडिको 2898 रुपए का भाव है इस वक्त। देखिए 5% ऊपर, और ये 5% ऊपर तब है जब बाजार दिन के निचले स्तर पर है। तो बाजार दिन के निचले स्तर पर और रेडिको दिन के ऊपरी स्तर पर। निफ्टी की जो गिरावट है वो बढ़ के होगी है लगभग 400 अंकों के आसपास की। 23,900 को भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की जो गिरावट हो गई है 1200 अंकों की हो गई है। 55,750, यानी कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 55,500 का। क्या वो बच पाएगा, वहां से रिवर्सल देगा, इसको लेकर एक सवाल जरूर रहेगा। तो आज अगर आप देखेंगे तो मतलब बैंकिंग की जो बिकवाली की आंधी रही है काफी ज्यादा जबरदस्त रही है। बंधन बैंक को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे शेयर आज हम गिरावट के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। और अगर आप इंडेक्स देखेंगे जहां पर बड़ा प्रॉब्लम है तो ऑटो हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट है। कुछ सेक्टर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है। डिफेंसिव के तौर पर निफ्टी फार्मा आप देखेंगे 4.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी बाइंग है। तो एनर्जी और फार्मा ये दो ही खेमे हैं। और सिलेक्टिव बाइंग हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में भी होती हुई आपको नजर आएगी। अंशुल जी, कुछ फार्मा स्टॉक्स जैसे कि स्ट्राइड्स हो गया, ज़ैडस वेलनेस हो गया, सिलेक्टिव बाइंग है बाजार में। कोई फार्मा स्टॉक जहां पर आपको पर? सर देखिए, जाइडस लाइफ में एक बाउंस बैक बनते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी हमने नेटको फार्मा में, ग्लेनमार्क में, दोनों में प्रॉफिट बुक कर लिया है। एक जाइडस लाइफ है, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक दिख रहा है। 955 ऑड लेवल्स तक बाउंस बैक कर सकता है। लंबे करेक्शन के बाद 10, 20, 50 मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर आना स्टार्ट हुए हैं। तो अगर बाउंस बैक यहाँ से प्ले करना है,
जाइडस वेलनेस पे प्ले कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेंथ प्ले करना है तो अभी भी ग्लेनमार्क में और स्कोप बचा हुआ है 40 से 50 रुपए का। तो गिरे हुए मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्ले करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट जाइडस धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में जाइडस भी बड़ा मूव दे सकता है। इस पे फोकस होना चाहिए। एकदम 1 से 2 दिन का ट्रेड ले रहा है तो अभी भी ग्लेनमार्क में 40 से 50 रुपए की जगह बची हुई है। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये भी हो गया। इंफ्रा स्टॉक में हम देख रहे हैं कि कुछ सिलेक्टिव बाइंग है। एनसीसी लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी आपको दिखाई देगी। 3-4 महीने हो गए जब ये एक कंसोलिडेशन में ये शेयर फंसा हुआ है, और हमने देखा था कि 250 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे, वहां से गिरते गिरते अब 150 रुपए के आसपास का शेयर रह गया है। अविनाश सर, एनसीसी पर आप व्यू दीजिए सर। कंपनी तो अच्छी ही थी, लेकिन अब बड़ा फॉल हमने देखा ऊपरी स्तरों से। क्या अकोमुलेट करने के बारे में आप गाइड करेंगे, या फिर दूर रहें? कोई और शेयर आपको अच्छा लग रहा है इस स्पेस में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एनसीसी भी काफी अच्छा है, ऑर्डर बुक भी इनकी काफी अच्छी है और ज्यादातर इनका डोमेस्टिक मार्केट है। मुझे लगता है कि देखिए ईपीसी बिजनेस इनका मेन ब्रेड एंड बटर आता है, और कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि मार्केट्स ऐसे सेक्टर्स पे फोकस कर रही हैं जहां पे विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस हो, ऑर्डर बुक अच्छा हो, और होपफुली जनवरी टू मार्च एक बड़ा क्वार्टर होता है सारी ईपीसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए। तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली ऑर्डर इनफ्लो बट एग्जीक्यूशन अगर ठीक ठाक रहता है तो डेफिनेटली ए लेवल से अच्छी खासी कमाई या अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मेरे ख्याल से देखिए जनवरी टू मार्च का क्वार्टर एज वेल एज आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कम से कम 12-15 महीने की ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, और गवर्नमेंट जिस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स उन्होंने अनाउंस किया है, प्लस प्राइवेट कैपेक्स का भी जो ग्रोथ प्लान्स है, इससे एक ही बात लगती है कि अगले साल भी इनके लिए अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस लेवल पे अगर थोड़ा खरीद कोई बैठता है तो एक रीजनेबल अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डाउनसाइड मुझे लगता है इस लेवल से थोड़ी सी कम लग रही है। तो चलिए, डाउनसाइड इन लेवल से इंफ्रा शेयरों में कम लग रही है, बट इस बीच आप देखिए मार्केट में गिरावट बढ़ी तो ज़रूर है, बट ऐसे में ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी आप एक्शन देख सकते हैं। आपको याद होगा सुबह हमने चर्चा की थी अदानी टोटल गैस की, तब 13-14% की तेज़ी थी। अब आप देखिए 20% के अपर सर्किट पे फिलहाल अदानी टोटल गैस आपको आता हुआ दिखेगा। जिंदल 100 अभी कुछ समय पहले चर्चा की थी, वो भी 19% मजबूत है, और बाकी भी तमाम ऐसे काउंटर्स हैं। न्यूज़ स्पेसिफिक एक्शन जो है हम आते हुए देख रहे हैं। कई सारे गैस काउंटर्स आप देखिए किस तरीके से मूव दिखा रहे हैं, बट पाइप कंपनीज में काफ़ी एक्शन है। एक काउंटर अंशुल आप इस पे राय दीजिए, वो है प्रिंस पाइप्स। आमतौर पे हम इसकी इतनी चर्चा करते नहीं हैं, रेडार पे भी नहीं आता है, बट क्योंकि आज पाइप वाली सभी कंपनी सुप्रीम, एस्ट्रल, ये काउंटर्स चल रहे हैं, तो क्या प्रिंस पाइप यहाँ पर आपको लगता है कि और तेजी आ सकती है? देखिए, कल के मुकाबले लगभग 5% गैप अप खुला था स्टॉक। वॉल्यूम भी 616% राइज है, लेकिन उसके बाद से कोई फॉलो थ्रू एक्शन देखने के लिए नहीं मिला। जैसे जिंदल 100 हमने डिस्कस किया है, एटीजीएल हमने डिस्कस किया है। गैप अप के बाद अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन था, इसमें फॉलो थ्रू एक्शन मिसिंग है, तो स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और ओवरऑल वीकनेस बहुत ज्यादा है। 41 वीक्स में 68% पिटा हुआ था, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली मिसिंग है। बाइंग की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो थोड़ा सा बाउंस बैक 285-290 की जोन तक एक्सटेंड कर सकता है, वहां पे एग्जिट करके किसी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में स्विच करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बचें प्रिंस पाइप की जब तक बात है तो, बट आज टायर काउंटर्स वो अच्छा कर रहे हैं। और सॉमिल सीएट पर एक बार आपका व्यू, क्योंकि 4% से ज़्यादा की तेज़ी है, चाहे वो अपोलो टायर्स हो या जेके टायर्स हाल फिलहाल मूव दिखा रहे हैं, बट क्या सीएट का चार्ट इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है? टायर स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। सीएट की अगर बहुत ही स्पेसिफिकली बात करें, अपोलो टायर्स भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर 3100 3000 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक का बेस है यहाँ पर। अब कुछ समय यहाँ पे बिताया है, कंसोलिडेट हुआ है, वहां पे कपल ऑफ टाइम सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रुक गया है, तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन। एक पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए, ये पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। मुझे लगता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक की 4000 तक जा सकता है, 4200 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इसमें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड करने की कोशिश ना करें, इसे लॉन्ग टर्म की आप सोचें। ऊपर में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। 4100 तो मीडियम टर्म के लेवल्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4500 के ऊपर भी जा सकता है।
तो चलिए यहाँ पर टायर काउंटर्स पर रखेंगे नज़र मध्यम अवधि के लिए पोर्टफोलियो काउंटर्स के तौर पर आप इनको ज़रूर ले सकते हैं। बट आज एक काउंटर उसकी चर्चा करते हैं, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि कल आपको याद होगा जिस तरीके की रिपोर्ट आई थी, खबरें चल रही थी, 10% का अपर सर्किट डिक्सन टेक में लगा था और आज वही काउंटर 3% कमज़ोर है। अंशुल, क्या व्यू है डिक्सन टेक पे? क्योंकि देखिए अब ये जो पूरा खेमा है ईएमएस का, भारी पिटाई इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ कि डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाया है। क्या ये पैटर्न बन रहा है? क्या ये अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट्स पे? खरीदारी करनी चाहिए? देखिए बिल्कुल डबल बॉटम है, 26 डेज का डबल बॉटम पैटर्न है, 9835 जिसका बॉटम है। और कल अच्छा वॉल्यूम था, अच्छी मूव थी। आज लो वॉल्यूम पुल बैक है कंपेयर टू यस्टरडेज वॉल्यूम, और 10-20 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है। 1 से 2 दिन साइडवेज रह सकता है। इस पूरे बाउंस बैक का टारगेट आपको 11,788 के अराउंड आएगा, जो डबल बॉटम की नेकलाइन है। तो अभी 1 से 2 दिन लगेगा इसमें ट्रेड बनने में, बट इवेंचुअली 11,700 11,800 की जोन ये टेस्ट करते हुए दिखना चाहिए। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू। कल हमने देखा था कि 11-12% के आसपास का उछाल आया था शेयर में, और आज 3% की नरमी है। बाजार को देखे ना मजा नहीं है कि मतलब जो ट्रेडर हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं इस भय में ट्रेड नहीं लेते हैं कि स्टॉप लॉस ना ट्रिगर हो जाए। जो इन्वेस्टर हैं वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा थोड़ा और बेहतर लेवल शायद मिल जाए, क्योंकि युद्ध का माहौल तो मतलब अभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। और आप देखिए निफ्टी की जो गिरावट है ना, मतलब जहां पर शुरुआत हुई थी लगभग 100 अंक नीचे, अब ये गिरते गिरते मामला 400 अंक तक पहुंच गया है। 400 अंक का गिरावट निफ्टी में, वैसे आप देखेंगे तो 1.5% से थोड़ा ज्यादा का है, बट बड़ा माना जाता है। देखेंगे तो निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 1250 अंकों के आसपास की है, और 55,700 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। और सुबह के सत्र में हमने हाईलाइट ये कराया था कि जो ब्रॉडर मार्केट से जो संकेत आपको अभी ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आप इस वक्त देखिए करीब 1750 शेयर गिरावट वाले हैं, और 1200 शेयर हम देखने की तेजी के साथ आपको कारोबार करते नजर आएंगे। 11 के आसपास का 11% का उछाल इंडिया विक्स में है, और दोनों के दोनों इंडेक्स ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास ही आपको नजर आएंगे। लेकिन फिर भी चलिए, फर्ज हमारा बनता है कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड समझे। हमारे एक्सपर्ट्स रेडी हैं अपने कुछ कॉल्स के साथ, उनसे समझते हैं कि बाजार में आपके लिए कल के सत्र के लिए मौके कहां पर बनेंगे, आज आपको क्या ट्रेड लेकर जाना है। गौरव जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए कौन सा स्टॉक आपने स्पॉट किया है और क्या ट्रेड बन रहा है? अभिषेक जी, बीटीएसटी के लिए कंसिडर कर रहा हूं मैं, एंड स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। करंट प्राइस है 4027। बाय करना है इसको। स्टॉप लॉस रखेंगे 3960 का, और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट इज क्लोज टू 4200 4250 लेवल्स। ठीक है, 4250 रुपए की टारगेट दे रहे हैं गौरव जी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए। देखिए ये भी उसी सेगमेंट की कंपनी है, पाइप हो गई या फिर पीवीसी वाली जो कंपनीज होती है ना, सुप्रीम उसी में से है। तो इसके लिए तो ट्रिगर भी था, और इसी के चलते आपको 2.5% ऊपर दिख रहा है। अदरवाइज तो माहौल बाजार का खराब ही ओवरऑल। 42 रुपए के टारगेट होंगे, 3960 रुपए का स्टॉप लॉस इसके लिए होगा। अंशुल जी, आपके शेयर? सर शेयर से पहले एक अपडेट दे दूं, 1715 में एस्ट्रल बाय दिया था शो के स्टार्टिंग में। 1755 का टारगेट था, 1750 रुपए का हाई बन गया। तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करके आप कैपिटल बीटीएसटी में कन्वर्ट करना चाहिए, डॉक्टर रेड्डीज में। लो डिग्री चार्ट 75 मिनट पे कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 1326 रुपए में। डॉक्टर रेड्डी 1326 रुपए में बीटीएसटी ले जा सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1310 रुपए का, और टारगेट रहेगा 1345 रुपए का। तो डॉक्टर रेड्डी को बीटीएसटी करना चाहिए। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बड़े ब्रेकआउट है। तो छोटे ब्रेकआउट हम प्ले कर रहे हैं। अगर कल 1345 1350 जोन क्रॉस करता है, फिर बड़े टारगेट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी 1345 रुपए के टारगेट, 1310 रुपए का स्टॉप लॉस। फार्मा थोड़ा सा सेफ है, ऐसे माहौल में थोड़ा सेफ्टी की तरफ लोग जाते हैं, और अब देख लें कि सिलेक्टिव बाइंग आज फार्मा स्टॉक्स में हो रही है। सोमिल भाई, आपका ट्रेड क्या होगा? क्या अभी बीटीएसटी ही सुझाएंगे?
एब्सोल्युटली बीटीएससी मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट्स अभी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन इस समय मैं एक छोटा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और बाउंस में पावर सेक्टर और फार्मा सेक्टर ये दोनों मेरे को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फार्मा सेक्टर ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है इन द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। बायोकॉन मैंने आज अभी स्टार्टिंग ऑफ द शो दिया था, अभी मुझे डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रेड्डी ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ तोड़ी है, जो कंसोलिडेशन पूरा था इन द लास्ट 6 मंथ्स वो ऊपर की तरफ टूटा है, तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी इज अ वेरी गुड पिक हियर। एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 1280 के आसपास, और ऊपर में मुझे लगता है ये 1400 तक जा सकता है। ठीक है, 1400 तक जा सकता है। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर सौमिल जी भी बुलिश हैं, तो हमारे दो एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है डॉक्टर रेड्डीज लैब पर 1325 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको दिखाई देंगे। तो बीटीएसटी कंप्लीट हो गए हैं, मतलब देख के ये अच्छा लगा कि नहीं अभी भी कन्विक्शन तेजी वाले शेयरों को लेकर है, और जितने भी स्टॉक निकल के आए सारे के सारे बाइंग वाले ही कैंडिडेट हैं। लेकिन आज बाजार में एक थीम बड़े अच्छे से प्ले हुई, हालांकि ऊपरी स्तरों पर शेयरों में हमने थोड़ी नरमी देखी, लेकिन जल जीवन मिशन को कैबिनेट ने कल एक्सटेंशन के लिए मंजूरी दी थी, और इसको बढ़ा के कर दिया गया है दिसंबर 2028 तक। अलोकेशन को भी इंक्रीज कर दिया गया है, और आज शेयरों में बढ़िया तेजी दिखाई दी। वो शेयर सारे के सारे शेयर जो कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई से जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, क्या अपडेट आया सरकार की ओर से, और कितना अलोकेशन वगैरह बढ़ाया गया है, और इसके की बेनिफिशियरीज कौन कौन से होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर कैबिनेट ने जो है जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका टोटल आउटले जो है 8.69 लाख करोड़ का रखा गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो है 3.59 लाख करोड़ तक का बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 2.08 लाख करोड़ का था, जबकि बाकी फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगी। और इस बार मिशन का फोकस है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के साथ साथ यहाँ पर कंटिन्यूस वाटर सप्लाई इंश्योर करने और सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर होगा। याद रखें, यहाँ पे नवंबर 2025 में जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के लिए फ्रेश फंड टेम्पररी जो है होल्ड कर दिए गए थे, क्योंकि स्टेट्स में जो करप्शन और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स के इशू के ये इशू जो है वो सामने आए थे। इस वजह से कई ईपीसी कंपनीज के पेमेंट्स जो डिले हो गए थे, और बाद में फंड्स को स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्रेस और करेक्टिव एक्शन के बेसिस पर जो है रिलीज़ किया गया है। और अब यहाँ पर कैबिनेट ने जो है जल जीवन प्रोग्राम को जो है यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया, और इस एक्सटेंशन से जो है ईपीसी कंपनीज के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी जो है ये जल जीवन मिशन क्रिएट कर सकता है, खासकर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल सप्लाई प्रोजेक्ट्स में। अब बात करें कौन सी ऐसी किन कंपनीज को यहाँ पे इस जल जीवन मिशन से जो है बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पे वीएटेक वाबाग, जो कि वाटर टेक्नोलॉजी में लीडर है, जो वाटर ट्रीटमेंट के ईपीसी और ओएम प्रोजेक्ट में जो है स्पेशलाइज है। सो इसके चलते ये स्टॉक जो है यहाँ पे इसको बेनिफिट हो सकता है। और स्टॉक्स में जो अच्छी खासी यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर 7 से 8% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। एनबीरियो इंफ्रा इंजीनियरिंग, जैश इंजीनियरिंग, कल्पतरु प्रोजेक्ट, ये स्टॉक भी फोकस में हो सकते हैं, जहाँ पर कल्पतरु प्रोजेक्ट का जो है रूरल वाटर सप्लाई ग्रिड्स का जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जो है कंपनी का फोकस है। शक्ति पंप्स की बात करते हैं, यहाँ पर शक्ति पंप्स में जो है इसमें ज़्यादा उछाल देखने को मिला। आज 17 से 18% का यहाँ पर, जहाँ पर शक्ति पंप्स जो है सोलर पावर पंप्स के थ्रू जो है रूरल वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन का जो मेजर प्लेयर है। केसी इंटरनेशनल की बात करते हैं, यहाँ पर कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है FY26 YTD तक तो 36,725 करोड़ का है, और उसमें से जो है 26 करोड़ का सिविल सेगमेंट से आता है, जिसमें कि वाटर सेगमेंट है। और कल्पतरु प्रोजेक्ट का जो Q3 का जो ऑर्डर बुक है वो 63,287 करोड़ का है, जिसमें करीब 13% का जो ऑर्डर बुक है वो वाटर सेगमेंट से आता है। सो इन सब कंपनीज को जो है जल जीवन मिशन से के एक्सटेंशन के वजह से जो है बेनिफिट हो सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर, ये पूरी जानकारी और लिस्ट देने के लिए कि जल जीवन मिशन से कौन सी सेक्टर्स कंपनीज को फायदा होगा। पर चलिए, कुछ ही मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में, और अब समझ लेते हैं कौन से हैं वो अहम इवेंट्स जहां पर रहेगी बाजार की नजर। सीधे चलेंगे हमारी सहयोगी तृप्ति के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। तृप्ति, बताइए कहां पर रखे नजर? बिल्कुल सृष्टि,
और देखिए कल यहाँ पर देखेंगे आप सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, तो इन पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी कल होने वाली है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड डेटा और साथ ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आने वाले हैं, तो इन पर आप नज़र बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और आईपीओ के फ्रंट पर आप बात करेंगे तो इनोविजन का आईपीओ यहाँ पर बंद होगा। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का कल आखिरी मौका आपको मिलने वाला है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो मैक्स फाइनेंशियल में एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि कंपनी फंड जुटाने को लेकर विचार करेगी। मनोरमा इंडस्ट्रीज में भी फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी, तो यहाँ पर भी कंपनी हो सकता है कि फंड जुटाने को लेकर विचार करे। तो ये थे कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यहाँ पर आप अपनी नज़र ज़रूर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति पूरी लिस्ट हमें बताने के लिए। तो सीपीआई के आंकड़े सबसे ज़्यादा अहम होने वाले हैं और ढेर सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको होता हुआ दिखेगा। पर अविनाश जी, आईटी काउंटर्स पे आपका क्या व्यू है और क्या आईटी में भी सेलेक्टिव बाइंग अभी शुरू कर देनी चाहिए या फिर एआई का खतरा बरकरार रहेगा? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ, आज देखिए कई सारे ब्रोकरेज नोट्स आए थे। नोवामा का एक बहुत बुलिश नोट आया था आईटी पे, साथ ही ओरेकल की अर्निंग्स के बाद हमने देखा कि किस तरीके से स्टॉक में एक उछाल रहा। बट इंडियन आईटी काउंटर्स में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। आपका व्यू आईटी पे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इन द नियर टर्म जितनी भी नेगेटिविटी एआई की थी वो प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज है, देखिए पहले भी ऐसे चैलेंजेस आईटी सेक्टर ने फेस किए और आई थिंक एवरी टाइम बाउंस बैक आ चुका है। इस बार एआई एक नया डेवलपमेंट है और काफी कंपनीज ने तो जेवी भी किया है, इन्फोसिस ने तो एंथ्रोपिक के साथ जेवी किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कोलैबोरेशंस फ्रंटलाइन आईटी कंपनी जरूर करेगी। मेरा मानना है, देखिए अगर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो दीज आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बेट्स, क्योंकि इनके लिए तो कोई ग्लोबल हेडविंड है नहीं। बिजनेस तो डेफिनेटली आगे भी चलेगा। मार्केट थोड़ा सा इसलिए डर रहा है क्योंकि शायद काफी बिजनेस इनके हाथ से निकल जाएगा। बट मुझे लगता है कि देखिए अगले 3 से 6 महीने में आपको बहुत सारे ऐसे जेवीज और डेवलपमेंट्स एआई के साथ इन कंपनीज के अनाउंसमेंट्स में मिलने चाहिए। ओवरऑल जिनके पास कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया है, वही अभी इस फॉल में आईटी में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है मार्च या जून क्वार्टर तक कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा। और जो भी एआई का रिलेटेड डेवलपमेंट है उसको भी इम्पैक्ट करने के लिए आपको मिनिमम 6 to 12 मंथ्स नंबर्स और परफॉर्मेंस इन कंपनीज को देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक जिनके पास 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है, आई एम क्वाइट श्योर ऑल दीज कंपनीज विल बाउंस बैक। बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक कोई बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ये सेक्टर में ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन थी वो अभी वॉर के बाद ही आएगी। यूएस मार्केट से काफी एक्सपेक्टेशन थी कि ऑर्डर विन्स आएंगे, बट अभी जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से आपको इंतजार करना पड़े। तो टीसीएस इज अ गुड बेट, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, बट ये उन्हीं लोगों के लिए जो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रख के पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, अगर आप समय नहीं दे सकते हैं और समय के साथ साथ थोड़ा रिस्क भी अगर आप नहीं ले सकते हैं, तो आईटी आपके लिए नहीं है। आईटी मतलब अगर आप 52 हफ्ते की ऊंचाई से देखेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस जैसे तमाम बड़े शेयर 20%, 25% नीचे आपको दिखाई देंगे। 1273 रुपये का इन्फोसिस हो गया, 1300 रुपये के नीचे। एक और शेयर के बारे में जरा मुझे व्यू चाहिए, और व्यू दीजिए सोमिल भाई आप। कैम्स में हम देख रहे हैं कि रिकवरी की प्रक्रिया जारी है, CAMS, और 675 रुपये के भाव हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और ये चल सकता है, क्योंकि ओआई एडिशन लगभग 6% के आसपास का है कैम्स में। कैम्स में क्या बीटीएस ठीक करें, ट्रेड बन रहा है या फिर छोड़ दें इसको? आई वुड अवॉइड, इस समय अवॉइड करूंगा, क्योंकि लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी ये बाउंस बैक कर चुका है और इस समय मार्केट थोड़ा सा वीक है। जो स्टॉक्स ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है उससे और 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है या 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है, वो स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। स्पेशली अगर लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा बाउंस आ चुका है तो वैसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करके चले, दैट विल बी बेटर। मुझे लगता है कि कैम्स में अभी भी जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा टिल 600 लेवल्स तक, 610 लेवल्स तक। और इस समय जो बाउंस आया है उसका रेजिस्टेंस ऊपर में 680 और 695 है, तो ये दो लेवल्स रेजिस्टेंस के आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 695 रुपये का रेजिस्टेंस है कैम्स के लिए।
चलिए अब ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड इसलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि देखिए कन्वेक्शन मतलब कम है, बाजार का माहौल नेगेटिव है, निफ्टी बैंक दोनों के दोनों दिन के निचले स्तर पर हैं, तो कम ट्रेड लें ज़्यादा अच्छा है। जो मतलब कन्वेक्शन हाई हो हमारे एक्सपोर्ट्स का, उसी पर आपको फोकस करके रखना चाहिए। निफ्टी की गिरावट लगभग 420 अंकों की, और अब निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट 1300 अंकों की है। 1150 शेयर ऊपर, 1850 शेयर इस वक्त देखें कि एनएसई पर नीचे आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। इंडिया विक्स में 11-12% के आसपास का उछाल है। तो कल ऐसा लगा कि शायद बाजार रिकवर करेगा, और आज मतलब इंटरेस्टिंग ये है ना कि एशियाई बाजार आज अच्छे थे। आप जापान को देखिए, आप कोरिया को देखिए, हांगकांग को देखिए, आज माहौल वहां से अच्छा था, लेकिन भारतीय बाजार पर उसका कोई इंपैक्ट आया नहीं। इनफैक्ट मतलब कुछ एक्टिव सेक्टर्स को आप छोड़ दीजिए तो सारे के सारे बाजार में आज हमने दिक्कतें देखी हैं। फार्मा में थोड़ी सी बाइंग हुई, ऑयल एंड गैस में हल्की बाइंग हुई, यही एनर्जी स्पेस में थोड़ी बहुत बाइंग हुई। अदरवाइज माहौल आज पूरी तरह से नेगेटिव ही रहा है बाजार का। आप देखिए जियो फाइनेंशियल एकमात्र शेयर निफ्टी में जहां 1% की तेजी रही, लेकिन फाइनेंशियल और ऑटो में आज हमने बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देखी है। बजाज फाइनेंस 5% टूटा, 900 रुपए के नीचे। एक्सिस बैंक 4.5% टूट गया, 1200 रुपए के लेवल की बातचीत होने लगी एक्सिस बैंक के लिए। M&M हम देखने की अगर हम इस साल की बात करें, ईयर टू डेट लगभग 20% नीचे आ गया है। बाकी बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इनमें भी गिरावट आई। तो निफ्टी के 50 में से 40 शेयरों में हमने कमजोरी देखी है। 41 शेयरों में 9 शेयर ही आज तेजी के साथ बंद होने जा रहे हैं। और अगर हम वायदा के स्पेस की बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि करीब 2.5% के आसपास के गेंस रहे, और ओपन इंटरेस्ट में 6% के आसपास का उछाल आ रहा है। नई पोजीशंस आज बनती हुई दिखाई दी सुप्रीम के शेयर में। लेकिन दूसरी तरफ वायदा में कोलगेट सबसे ज्यादा टूट गया, 7.5%। तो कुल मिलाजुला के एक मुश्किल दिन है। अब वेट करेंगे, देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं। जब तक देखिए ये युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक बाजार का मूड यहां से बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के बढ़ने की भी आशंका है। अगर हमारी मान लीजिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, अभी तक तो रिजर्व है, लेकिन अगर उसको लेकर कोई सवाल खड़े होने शुरू हुए तो निश्चित तौर पर महंगाई की आग भड़केगी। अगर होता है तो बाजार को परेशान करेगा, और हमारे मैक्रो जो अभी तक अच्छे रहे हैं उसको लेकर भी एक सवाल जरूर खड़ा होना शुरू होगा। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटते हैं। 411 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ है, और 1281 अंक नीचे निफ्टी बैंक में हमने क्लोजिंग देखी है। कल होगी सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन एक वीक क्लोजिंग 0.25% नीचे निफ्टी, 2.25% नीचे निफ्टी बैंक। अंशुल जी, गौरव जी, सोमिल जी और अविनाश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए और उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए। इस शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। थोड़ी सी तैयारी आपकी हम कल की भी करवा देंगे। ब्रेक के बाद कल की तैयारी। नमस्कार।